हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रकाश चड़ोकर एक बार फिर मास्टर इन्फोटेक परिवार की ओर से आपको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मास्टर इन्फोटेक अपनी वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज को लगातार आगे बढ़ा रही है। यह कोविड-19 के पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव का लगातार अध्ययन कर रही है। यह उसकी भविष्य की संभावनाओं और विशेषताओं का लगातार आकलन कर रही है कि किस प्रकार से एक बेहतर वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज को हम बनाया जाए जो पर्यावरण के 100% हित में रहे। लास्ट वीडियो में हमने देखा कोविड-19 के प्रभाव से प्रभावितों का आकलन, फिर प्रभावितों का अर्थव्यवस्था में आकलन। तो हमने इन चीज़ों के ऊपर अध्ययन किया। आज हम कुछ अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप्स के योगदान के लिए बात कर रहे हैं कि कुछ मुझे पॉइंट्स रखते हैं कि जिसको आगे बढ़कर हमें करना चाहिए। तो अभी मुख्यतः स्टार्टअप्स को हम देखेंगे तो वो इनोवेशन के सेक्टर में ज़्यादा काम कर रहे हैं कि इनोवेशंस को लोग ज़्यादातर स्टार्टअप्स कह रहे हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे सिर्फ इनोवेशन नहीं, इनोवेशन अपनी जगह ठीक है, मगर अन्य चीज़ों को भी जगह मिलनी चाहिए, जैसे कि इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट है, इन चीज़ों को भी कम से कम जगह मिले। तो इनोवेशंस तो हम आप और हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि गवर्नमेंट भी पूरा उसके ऊपर काम कर रही है, उसकी परिभाषा आपको हमको पूरी क्लियर है। उसका एक अच्छा खासा बैकअप बन चुका है इतने समय में, वो योजना और वो व्यवस्थाएं चलते हुए। जैसे कि कई सारे इंक्यूबेशन सेंटर से, इन्वेस्टर से, कई संस्थान हैं जो कि बड़े बड़े प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराती हैं, जहाँ पे स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स आपस में मिलते हैं, जिससे स्टार्टअप्स को फंड्स मिलते हैं, उनकी नेटवर्किंग बनती है, उनको मार्केट मिलता है, उनको फ्रेंड्स मिलते हैं, जिससे कि वो एक अच्छे बेहतर भविष्य की ओर चलता है और देश में ज़्यादा रोजगार और एक उच्च रोजगार की ओर बढ़ता जाता है। वहीं पे यदि अब हम बात करें कि यदि हमें इंपोर्ट को लेके आना, जैसे मैं उन्हें दो नाम देता हूँ, इनर स्टार्टअप्स और आउटर स्टार्टअप। अगर यदि मैं इनर स्टार्टअप की बात करूँ तो वह स्टार्टअप जो इंपोर्ट उत्पाद के उत्पादन को देश में बढ़ाता है और देश में बढ़ाता है और देश में उस उत्पाद की प्रतिपूर्ति करता है। उसे इनर स्टार्टअप या इंपोर्ट स्टार्टअप कहा जा सकता है। आप उसकी परिभाषाएं अपने हिसाब से और देख सकते हैं। उसमें रॉ मटेरियल जो भी रहे वो व्यक्ति विदेश से ले ले, पर उसकी प्रोसेसिंग इंडिया में ही करे, जिसका सबसे बड़ा असर उस बेरोजगारी के ऊपर होगा जो कि इस कोविड-19 के बाद आने वाली है और लोग संभावनाएं जता रहे हैं लगातार। फिर इसके बाद यदि मैं आउटर स्टार्टअप कहूँ तो वह स्टार्टअप जो एक्सपोर्ट उत्पाद के उत्पादन को देश में बढ़ाता है और साथ ही गुणवत्ता मानकों के सिद्धांतों को पूर्ण करता है। वह प्रत्येक देश के हिसाब से गुणवत्ता सिद्धांतों के मानकों को पूर्ण करे, वह आउटर स्टार्टअप या फिर उसे एक्सपोर्ट स्टार्टअप कहा जाए। फिर ये परिभाषाएं आप अपने अनुसार और ले सकते हैं। बाकी इसको ऐड करना चाहिए कि एक्सपोर्ट भी एक बड़ी चीज़ है। ये दोनों ही चीज़ें करने, दोनों ही चीज़ों में रॉ मटेरियल चाहे आपको विदेश से लेना पड़ रहा है तो आप लीजिए, मगर प्रोसेसिंग इंडिया में कीजिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद हम यहीं पे बनाएं। और बने बनाए उत्पाद को जो हम सोच रहे हैं कि वो हम जितने में यहाँ बनाएंगे उससे कम में तो हम वहाँ से लेके आ जाएंगे, तो ठीक है, हमारा थोड़ा यहाँ महंगा भी पड़ेगा ना तो चलेगा। क्योंकि वहाँ से बुलाने में क्या हो रहा है कि हम उनको सीधा फिनिश गुड की कॉस्ट दे रहे हैं। फिनिश गुड की कॉस्ट भले हमें कम लग रही है, मगर वो जो फिनिश गुड की कॉस्ट में जो एक्चुअल प्रॉफिट है उनका, वो वो तो उनका अपने हिसाब से, मगर उसमें जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट कम से कम देश में खर्च हो। तो उससे क्या होगा कि नीचे के स्तर को एक काम मिलेगा, वो रोजगार में जाएगा। भले आपको हमें प्रॉफिट कम हो, हम वहाँ पे वो लोग 30% कमाते हो, हम यहाँ पे 10% कमाएं, मगर उसकी प्रोसेसिंग यहाँ करने का बेनिफिट सबसे ज़्यादा यही होगा कि हमारे यहाँ प्रोसेस यूनिट लगेगी तो बेरोजगारी की दर में बहुत बड़ी कमी आएगी। और फाइनली बेचना तो उसको हमारे देश में ही है, तो हम वहाँ से फिनिश गुड ला रहे हैं, यहाँ बेच रहे हैं, तो हम रॉ मटेरियल लाए और प्रोसेसिंग करके फिनिश गुड बनाएं, फिर हम उसको यहाँ बेचें। और ऐसे कई काम करें जो कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और जो इम्पोर्ट को कम कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे कतर ने अपने लास्ट बजट में कहा, इस बजट में कहा कि वो अपना 10% जीडीपी का 10% इम्पोर्ट फूड प्रोसेसिंग में कम करेगा। वो चाहता है, उसने अपनी जनता से आह्वान किया है कि इस बार हमको फूड 10% कम हम इम्पोर्ट करेंगे, तो आप लोग देश में इसको बनाने की व्यवस्था करिए। यदि उन लोगों को ये चीज़ बनानी है तो आप देखिए ना, ये आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है
कि कैसे अब उनको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उनको कैसे कंसल्टेंट लगेंगे, उनको सर्विस लगेगी, उनको खाद बीज लगेंगे, उनको कई प्रकार की मशीनरी लगेगी। अब वो प्रोसेसिंग में मीट भी आएगा, मछली भी आएगी, फिर आपके के वेजिटेबल्स भी आएंगे और ड्राई फ्रूट्स भी आएंगे, तो सभी प्रकार की चीज़ें उनको उसमें लगेगी। अब वो अधिकतर चीज़ें बनाना चाहते हैं, तो अब उसमें से क्या बन सकता है, क्या वहाँ पे फिश फार्मिंग हो सकती है, क्या वहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग हो सकती है, क्या वहाँ गोट फार्मिंग हो सकती है, क्या वहाँ पे फसलों के लिए काम किया जा सकता है, या फिर उनको सब्जी की ही हम लगा के दे दे, सब्जी की फसल उनको लगा के दे दे। या फिर अभी जैसे टेरिस गार्डन बहुत चल रहा है, तो टेरिस गार्डन क्या वहाँ पे डेवलप हो सकते हैं। तो इन सब विचारों के साथ में हमें अब आगे बढ़ना होगा और देखना होगा कि कहाँ क्या संभावना है और हम किन चीज़ों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें अब स्टार्टअप्स को आपस में टाई अप होकर काम करना चाहिए, मतलब सबको अलग अलग ना रह गए, कई अलग अलग सेक्टर्स के लोग आपस में मिलकर एक कोलाबरेट करें और सब लोग आपस में अपने अपने कामों को करें, या फिर एक ही सेक्टर्स के लोग आपस में मिलकर पार्टनरशिप में काम करें, जिससे कि क्योंकि एक आदमी है ना कुछ नहीं कर सकता, मगर 10 आदमी मिलके ना कुछ तो जरूर कर सकते हैं। तो ऐसा किया जा सकता है। और एग्रीकल्चर पर भी हम थोड़ा सा ध्यान दें कि एग्रीकल्चर में जो पुरानी चीज़ें थी वो किस हिसाब से काम कर रही थी और आज की जो चीज़ें हैं वो कैसे काम कर रही है। जैसे कि पहले समय में हम देखते थे कि हमारे गाय गोबर भैंस इन्हीं सब चीज़ों से खेती हो जाती थी, मगर आज हम देखते हैं कि हमें बहुत एडिशनल चीज़ें चाहिए। अब भले दोस्तों अगर हमने उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने खर्चे को यहाँ पे जिस प्रकार से बढ़ाया है, मगर वहीं पे पुराने समय में हमारा उत्पादन भले कम था मगर हमारा खर्चा ना बहुत कम था। मतलब उस समय कहीं ना कहीं प्रॉफिट निकल के आता था। आज ये था कि अगर आपको थोड़ा सा भी मानसून ने साथ नहीं दिया तो आप कहीं ना कहीं हल्के लॉस में चले जाते हो, क्योंकि आपने खर्चे इतने बढ़ा लिए हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप एग्रीकल्चर में क्या बेस्ट कर सकते हो। और स्टार्टअप और इंडस्ट्रीज में जो कनेक्शन है उसको भी आपको अब समझ लेना चाहिए। सिर्फ इंडस्ट्रीज लगाना कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक उद्योगपति ही उसको लगा सकते हैं। कई स्कीम्स हैं, कई व्यवस्थाएं हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप सोच सकते हो, जिसको आप अपने स्तर से चालू कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि एक इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जनरेटर होगा तो ही वो इंडस्ट्रीज लगेगी, या पावर प्लांट होगा तो ही इंडस्ट्रीज लगेगी। आप उसके के दूसरे उपाय कर सकते हैं, दूसरी चीज़ें कर सकते हैं जो भी आपको उसके अंदर बेहतर लग सकता है। कि और मशीनरी में भी परिवर्तन कर सकते हैं कि आपको लगता है कि नहीं ये 50 मशीनें रहेगी तभी हम ये काम कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जब आप उसके बारे में विचार करोगे तो हो सकता है कि आज तक ब्रेड इंडस्ट्रीज बेकरी इंडस्ट्रीज जिस भी व्यक्ति ने जितने प्राइस में बनाई थी और लगाई थी, हो सकता है कि आप उससे बहुत कम प्राइस में उस इंडस्ट्रीज को लगा दें। ऐसा भी हो सकता है, वो आपकी रिसर्च पे डिपेंड करता है। और साथ ही मैंने एक रॉ मटेरियल और मशीनरी का मैं एक डेटा मैंने बना रहा हूँ और कंटिन्यू मैं उस पर काम कर रहा हूँ। उसको मैं बहुत जल्दी ही वेबसाइट पे डालने वाला हूँ। तो वहाँ से क्या होगा कि स्टार्टअप्स को जैसे शुरू करना है, मान लीजिए कि टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट में क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है, वो उसमें क्या सामान लगता है, वो ये दोनों ही चीज़ें आपको उस वेबसाइट से मिल जाएगी। आपको ब्रिक बनानी है सीमेंट की, वो कैसे उसका रॉ मटेरियल और क्या उसकी मशीनरी है, वो आपको वहाँ से जानकारी मिलेगी। तो ऐसा एक जानकारी का ढांचा जो करीब 2000 प्रोडक्ट का शुरुआत में मैं कर रहा हूँ कि 2000 प्रोडक्ट को मैं एक जगह लेके आ रहा हूँ, जहाँ से आपको इजी हो जाएगा समझना कि किस चीज़ के लिए क्या मशीन लग रही है और क्या रॉ मटेरियल लग रहा है। जिससे आपको इंडस्ट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा आपका माइंड और खुलेगा, आपको और डीपली थोड़ी जानकारी मिलेगी कि आखिर एक क्या बजट हो सकता है एक इंडस्ट्रीज का। एक ब्रिक इंडस्ट्रीज करनी है तो क्या बजट होगा उसका, सिरेमिक का क्या होगा, आपको साबुन बनाना है उसका क्या होगा, शैम्पू बनाना है उसका क्या बजट होगा, क्या चीज़ें उसमें लगेगी। तो आपके माइंड आपके पास में एक आइडिया आता जाएगा कि हाँ आप उस पर विचार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में आपको इसके साथ में जो भी लग रहा है कि आप जो भी बात मैं कह रहा हूँ वो सच है गलत है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर बताएं कि आखिर क्या हो सकता है बेस्ट और क्या हम अच्छा कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और कोविड-19 से फाइट में बिल्कुल बने रहें, अपना ध्यान रखें, और घर से बाहर जा रहे हैं तो वापस आने पे अपनी गाड़ी की चाबी से लेकर अपने हाथ, पर्स, मनी, सब चीज़ों को सैनिटाइज करें, इसके बाद में ही घर में प्रवेश करें। अगर घर का गेट अगर आप खोल रहे हैं तो उस गेट के हैंडल को भी आप सैनिटाइज करें।
जहाँ पे केसेस पाए गए हैं उन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल उस जगह पे बिल्कुल फोकस रहें और सावधान रहें। और क्या है कि थोड़ा टेस्टिंग हमारे देश में थोड़ी कम हो पा रही है व्यवस्थाओं के कारण। तो टेस्टिंग कम होने के कारण हम कह नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास में कितना फैला है, मगर टेस्टिंग जैसे जैसे बढ़ेगी हमें पता चलता जाएगा कि कहाँ पे हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, कौन इससे प्रभावित है, कौन नहीं है। तो इसलिए जब तक आप बिल्कुल सावधान रहें कि जब तक टेस्टिंग न हो जाए, और अपना इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते रहें। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी हर मेहनत के लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।